हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। आज हम 8 अगस्त का जो शिफ्ट 1 का तो डाल दिए थे, शिफ्ट 2 का एनालिसिस देखेंगे, पेपर एनालिसिस एनटीपीसी का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है लिखा है वेयर, यानी 28 जनवरी 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में यानी आया था कि 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ये थे 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो यानी ये 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। ठीक। और अगला प्रश्न जो आया वो ये प्रश्न कल भी आया था। ठीक ना, ये प्रश्न कल भी आया था। तो अब यह तो अब इसका अगला हम भी देख लेते हैं 39वें वाला। तो 39वें राष्ट्रीय खेल में कहाँ आयोजित किए गए, तो मेघालय में। ठीक ना। और देख लेते हैं कौन क्वेश्चन आया था। 38वें जो आया था वो काला वाला देख लेते हैं वो कैसा था। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो देहरादून में हुआ। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वीं राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया गया। ठीक ना। अब देख लेते हैं और इसके बाद शुभंकर खेलों का शुभंकर मौलिक था, जो उत्तराखंड के राज्य पश्चिम मोनाल से प्रेरित था। ठीक। अगला प्रश्न जो आया वो आया कि फिराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, वो पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक ना। अब इसके बारे में थोड़ा देख ले। फिराजी आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व 1819 में हाजी सरईतुल्लाह ने किया था। वहाब ठीक ना। और आंदोलन देख लेते हैं। जो वहाबी आंदोलन था उसको शाह वली द्वारा किया गया था। अहमदिया आंदोलन 1889 मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। ठीक। और अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। ठीक। इसको आप सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक। आगे वाली परीक्षा के लिए मदद करेंगे। अगला प्रश्न है आया था कि जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे। कब तक? जनवरी 2025 तक के भारत के गृह मंत्री कौन थे, तो अभी भी हैं केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, अभी भी हैं वो। और अगला प्रश्न है टूथब्रश के ब्रिसल्स कांटे और आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो ऑप्शन दिए थे उसमें टेफलॉन, नायलॉन, एक टेफलॉन और दिया था, और निकोपेरेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन था? नायलॉन था। ठीक, नायलॉन। अगला प्रश्न आया कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। ठीक। तो उज्ज्वला योजना आपको बताना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, ताकि खाना पकाने में धुएं से होने वाली स्वास्थ्य जोखिम कम हो और पर्यावरण को भी लाभ पहुँचे। तो अब देखिए क्या लिखा, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य था। इंग्लिश में क्या था, अगर इंग्लिश में जो उत्तर था वो प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस टू पुअर हाउस होल्ड्स। ठीक। अगला जो प्रश्न आया वो आया इसरो से संबंधित। आया कि इसरो के NGLV की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बताना है। तो ये है यानी कि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा इसके द्वारा विकसित किया जा रहा यह अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अधिक शक्तिशाली एवं किफ़ायती और पुनः उपयोग योग्य लॉन्च विकल्प का उपलब्ध कराना है। ठीक है। यह मुख्य रूप से GTO यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट और LEO लो अर्थ ऑर्बिट मिशनों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक ना। PSLV और GSLV का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल एंड जियो साइक्लोन सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। ठीक। अगला प्रश्न जो आया वो आया खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो आपको बताना किसने जीता। तो ये खेलो इंडिया गेम्स में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक जसप्रीत कौर ने जीता। उन्होंने इस वर्ग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पदक हासिल किया। जसप्रीत कौर ने 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम भार उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। ठीक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें 6 खेलों में
प्रतिस्पर्धाएं हुई थी जिनसे पावर लिफ्टिंग भी शामिल थे। ठीक, अगला जो प्रश्न आया वो कहाँ से आया था कि बिजली, यहाँ पर बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा रखते, ठीक ना। तो कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वायलेट मेमोरी होती है, जिसके मतलब होता है कि यह केवल बिजली आपूर्ति के दौरान डाटा को सुरक्षित रखती है। ठीक ना, जैसा कि बिजली बंद होती है इसमें मौजूद सभी डाटा मिट जाता है। अगला प्रश्न जो आया वो आया कि राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राज्य की अंतिम सरकार में शामिल होने हेतु 25 और 26 अंतिम जो संस्कार में शामिल होने हेतु 25 और 26 अप्रैल 2025 किस देश की यात्रा पर थी? तो किसकी? वेटिकन सिटी की। ठीक ना, अगला प्रश्न जो यहाँ पर ये दिया था कि ये है, इन विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड, यानी बंगाल को बंगाल के जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो किस एक्ट द्वारा क्रिएट हुआ था? तो ये बताना है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा बंगाल, ये है क्वेश्चन कि बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित हुआ था? तो किस, देखो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सृजित किया गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान थे, कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल को, कौन थे वो प्रावधान ये देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर लिखा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ठीक ना, और क्या है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी निगरानी बढ़ा दी। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, और क्या है, और भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर वायसराय भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न जो आया वो आया कि हैदराबाद के निज़ाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? तो कार्निवलस, हेस्टिंग, वेलजली, डलहौजी। हैदराबाद के निज़ाम ने लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था और इसने हिंदू विधवाओं पुनर्विवाह को कानूनी बनाया। इस अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया गया था। यह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। ठीक ना, और क्या हुआ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 में। यह अधिनियम जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 1929 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक ना, और बाद में इस अधिनियम के संशोधन किया गया, लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष दी गई। इस अधिनियम के नाम पर हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने इसे पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न आया कि लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? ठीक ना, तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ और नागा पहाड़ियों से उद्गम। और अगला प्रश्न जो आया वो आया कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विषय था प्रारंभिक चेतावनी को एक साथ बंद करना। ठीक ना, और ये विषय था और मनाया कब जाता? 23 मार्च को। ठीक ना, अगला प्रश्न जो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक करना होती है? कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया कि फाइल पर राइट क्लिक करना होगा और फिर हटाएं यानी डिलीट विकल्प को चयन करना होगा। माउस को लेफ्ट क्लिक फाइल को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न जो आया वो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये ऑप्शन दिए थे पोर्ट, सार्वजनिक शिक्षा, पानी सप्लाई, ये सब ऑप्शन दिए थे। तो इसमें सही कौन है? वो सार्वजनिक शिक्षा। ठीक ना, कौन सही है? सार्वजनिक शिक्षा सही है। तो देखें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य उन संस्थानों और सेवाओं से है जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे कि उन्हें शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, कानून व्यवस्था और शासन है। तो ऑप्शन जो इसका था वो सार्वजनिक शिक्षा, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न जो आया वो आया कि आदित्य 11 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था?
आदित्य 11 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना, खासकर सूर्य के कोरोना यानी सूर्य की बाहरी परत का, ठीक ना। अगला प्रश्न आया जो वो आया कि बायोडाइवर्सिटी वाज इनिटेड अंडर द विच, यानी जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण की पहली समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी अर्थ समिट के दौरान रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कहा गया। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य में जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और जैव संसाधनों को लाभ पहुंचाना, न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। यह समझौता देश की उनको प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार बनाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, CBD के अंतर्गत कोई उप प्रोटोकॉल भी विकसित हुए, जैसे कॉर्डजेनेव प्रोटोकॉल जीन संशोधन जैव सुरक्षा के लिए, और नगोया प्रोटोकॉल जैसे जैव संसाधनों के लाभ साझा करने के लिए, ठीक ना। अगला प्रश्न दिया था, मुख्यालय किसमें का, फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो न्यू दिल्ली में, ठीक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो आया वो है कि यहाँ पर दिया फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है। तो ये ऊपर प्रश्न आया था, अभी देखना आप देखे थे, ये क्वेश्चन शायद दो बार हो गया था। तो ये देख लीजिए इसका जो ये फाइल एवं फोल्डर को हटाने के लिए आप माउस की मदद से उन्हें रिसाइकिल बिन में ड्रैग कर सकते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न जो है, सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार, ब्रोनस्टेड लोरी के। तो ब्रोनस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन H+ आयन दान करते हैं, डोनेट करते हैं, और वहीं क्षार जो है OH OH- आयन दान करते हैं। ये सिद्धांत अम्ल और क्षार की परिभाषा और प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो H+ आयन देता है, इसलिए ये अम्ल है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान हवा द्वारा बनने वाला भू आकार का कारण क्या है। तो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाला जो भू आकार का कारण वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव। हवा रेत कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जैसे रेगिस्तान में टीले और अन्य विशेष भू आकार बनते हैं, ठीक ना। जैसे लैगून यानी ईस्टर्न घाट में जैसे लैगून है, ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो आया कि हड़प्पा निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी, ये आया था, ठीक ना। तो कौन सी विशेषता आप इसको समझ लीजिए, तो क्योंकि सभी ऑप्शन तो मिल नहीं पाए हैं, तो आप जो है उसको समझ लीजिए, ठीक ना। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण सोने के अलावा ताम्र, चांदी, शाख और पत्थर से भी बनाए जाते हैं, इसलिए केवल सोने के आभूषण हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी। यही आया था, केवल सोने के आभूषण ऐसे था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन की कौन सी योजना शुरू की है। तो ज्योति योजना 2025 मई 2025 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित करने के लिए शुरू की गई थी, ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो आया कि यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति साउंड स्पीड के 4 गुना तेज चलती है तो उससे क्या कहा जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को सुपरसोनिक कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। तो नागरिकता संशोधन CAA 2019 के तहत अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश से, और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है, वे भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं, ठीक ना। अब अगला प्रश्न है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक ना। तो देख लेते हैं, रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रिहंद नदी पर बना है और पिपरी नगर के पास है। कहाँ पर, पिपरी नगर के पास है, ठीक है। ये रिहंद बांध का निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1963 में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है, आया था 2025 में दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। तो 2025 में दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली और उन्होंने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। और चुनाव जो 25 फरवरी 2025 को एक चरण में हुए और मतगणना 28 फरवरी 2025 की घोषित की आम आदमी पार्टी
वो 22 सीटें ही मिली, ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो आया था कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, कौन सी निर्वाह कृषि, ठीक ना। तो निर्वाह कृषि जो है वह कृषि प्रणाली जिसमें किसान केवल अपने परिवार को जीविका चलाने के लिए उतनी ही उपज करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है निर्वाह, निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह करना, तो उतनी कृषि जितने में जीवन निर्वाह हो सके, ये कृषि, ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया था वो आया था राजा चेत सिंह, क्या आया था, राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था। तो राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेजों के विरुद्ध में बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था, या ब्रिटिश विद्रोह गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के अत्याचार और अनुचित मांगों के खिलाफ था। तो इतने दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो आज जिनका पेपर होगा वो मिला लें कि कितने सही हैं, और जिनका नहीं वो देखें ताकि आने वाली परीक्षाओं में उनको काफ़ी मदद मिले, ठीक। तो आज के लिए बस इतने हैं। जय हिंद दोस्तों।